Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about gold hallmarking, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. देखिए, भारत सरकार ने अब कहा है कि गोल्ड ज्वेलरी या फिर जो खरा सोना होता है उन सब की अब हॉल मार्किंग करनी ज़रूरी है फॉर द सेलर्स फ्रॉम 16 जून 2021. अभी ये जो गोल्ड मार्किंग हॉल मार्किंग को जो मैंडेटरी किया है सरकार ने, ये अभी कुछ एक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में किया है. इट हैज़ बीन अप्लाइड ओनली इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन आने वाले टाइम में बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी गोल्ड हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा. तो ये स्टार्टिंग में बस 256 डिस्ट्रिक्ट्स को इसलिए लिया गया है क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड के ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं. तो जहाँ जहाँ पे गोल्ड ज़्यादा खरीदा बेचा जाता है पहले फर्स्ट फेज में वहाँ पे गोल्ड हॉल मार्किंग को मैंडेटरी बनाया गया है. फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी गोल्ड हॉल मार्किंग को मैंडेटरी बनाया जाएगा. साथ ही साथ ये भी नियम है कि वो ज्वेलर्स जिनका ओवरऑल टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उन सब को गोल्ड हॉल मार्किंग मैंडेटरी तरीके से फॉलो करना है. देखिए, गोल्ड हॉल मार्किंग ऐसा नहीं कि सरकार पहली बार लेकर के आ रही है कॉन्सेप्ट. पहले भी कई दफ़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आई सरकार कि आपको बस हॉलमार्क गोल्ड ही बेचना है, लेकिन कभी भी उसके लिए एक वेल डिफाइंड टाइमलाइन नहीं दिया उन्होंने. बस इस तरह का गाइडलाइन रिलीज़ किया कि ज्वेलर्स को हॉलमार्क गोल्ड ही बेचना है, और इसी कारण से ये स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. और यही कारण है कि इस टाइम सरकार ने डेट दिया है कि 16 जून यानी कि कल जो बीता हुआ दिन था उस दिन से कुछ एक एरियाज़ में जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया कि बस वो हॉल मार्क्ड गोल्ड ही बेच सकते हैं. क्या होती है हॉल मार्किंग, वो भी एक बार समझते हैं. हॉल मार्किंग इज ए गारंटी ऑफ प्योरिटी. इट इज एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ द प्रीसियस मेटल. हॉल मार्किंग अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर हॉलमार्क किया हुआ है 22 कैरेट तो इसका मतलब ये है कि गारंटी देता है कि इस पर्टिकुलर ज्वेलरी में गोल्ड की इतनी प्योरिटी है. तो प्योरिटी की उसमें उसके अंदर कितना गोल्ड है उसकी एक तरह की गारंटी है हॉल मार्किंग. ये एक तरह का डिटर्मिनेशन है, इंडिकेटर है कि इस पर्टिकुलर ज्वेलरी के अंदर कितना % गोल्ड है. हॉल मार्किंग में क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं. सबसे पहला इंडिकेटर होता है BIS लोगो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो, क्योंकि ये BIS ही स्टैंडर्ड सेट करता है कि क्या क्या क्राइटेरियाज देख करके हॉल मार्किंग की जानी चाहिए. BIS एक भारत सरकार की संस्थान है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. फिर यहाँ पे होता है ये जो इंडिकेटर होता है दैट इज़ प्योरिटी ऑफ गोल्ड. तो देखिए 916 इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रेसलेट है या जो ज्वेलरी है इसमें 91.6% गोल्ड है, और बाकी का जो रिमेनिंग 8.4% है वो कुछ बाकी मिलावटी आइटम्स हैं जिसके साथ मिक्स किए गए हैं. 9.16% जो गोल्ड होता है जो ज्वेलरी के अंदर उसको हम लोग कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड. उसके अलावा यहाँ पे होता है इंडिकेटर कि कहाँ ये हॉल मार्किंग कराई गई है. तो भारत सरकार ने कुछ कुछ एजेंसीज़ को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये मैंडेटरी उनको मैंडेट दे रखा है कि आप हॉल मार्किंग कर सकते हैं. तो भारत सरकार द्वारा जो मैंडेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे हॉल मार्किंग कराई जा सकती है, और उनको कहा जाता है ऐसे सेंटर जहाँ पे हॉल मार्किंग की जाती है. उसके अलावा यहाँ पे फिर होगा ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क, तनेस्क और वो तमाम जो भी ज्वेलर्स होते हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं. और फिर यहाँ पे होता है ईयर ऑफ हॉल मार्किंग कि कौन से साल में ये हॉल मार्किंग की गई थी. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टैंडर्ड है हॉल मार्किंग का वो सेट करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो हर एक तरह के गुड्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है. आपने देखा होगा कई गुड्स पे लिखा रहता है BIS मार्क्ड,
या BIS प्रमाणित, यानी कि उसका मतलब ये है कि BIS ने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उस स्टैंडर्ड को ये पर्टिकुलर गुड्स मीट करता है। ध्यान रखेंगे कि ये जो BIS मार्किंग है इट इज़ ओनली फॉर गुड्स नॉट फॉर सर्विसेज। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आई कैन नॉट से कि मेरा जो सर्विस है वो BIS मार्क्ड है, BIS हॉल मार्क्ड है, क्योंकि सर्विसेज के लिए BIS मार्किंग अभी तक नहीं होती है, बस गुड्स के लिए होती है। तो अलग अलग सामानों के लिए BIS मार्किंग ली जा सकती है। ये जो BIS है इसके लिए कानून बनाया गया 2016 में, उसके पहले भी एजेंसी थी, भारत सरकार ने बनाया था इसको, लेकिन भारत सरकार ने एक प्रॉपर कानून बना करके इसके पावर फंक्शंस डिफाइन किए एंड दिस लॉ वाज ब्रॉट इन 2016 नोन एज BIS एक्ट ऑफ 2016। और इसके साथ ही ये जो बॉडी है BIS इट बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी। BIS को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है सरकार, कानून भी बनाया है इन ऑर्डर टू फॉलो द गोल ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड। अदरवाइज दिक्कत क्या थी कि अलग अलग स्टैंडर्ड बॉडी आ गए थे, ISO, NSO, BIA, कितने सारे स्टैंडर्ड आ गए थे, तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता था, लोग अपना पर्सनल स्टैंडर्ड निकाल देते थे। ठीक है, कोई बोलेगा कि ABC स्टैंडर्ड, कोई बोलेगा XYZ स्टैंडर्ड, तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो जाता था। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सरकार लेकर के आई वन नेशन वन स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, जिसमें BIS को पावर दिया गया बस कि वही बस स्टैंडर्डाइजेशन सेट करेगी। दिस विल रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड डुप्लिसिटी। इससे ग्राहक जो हैं वो फेक प्रोडक्ट खरीदने से बच सकते हैं। अभी अगर ज्वेलरी के अंदर बात की जाए तो BIS हॉलमार्किंग बस गोल्ड और सिल्वर को दी जाती है। अगर BIS हॉलमार्किंग की बात की जाए इन ज्वेलरीज तो अभी 3 कैटेगरी की हॉल मार्किंग होती है ज्वेलरीज के में गोल्ड के अंदर, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। समझिए जरा ध्यान से, ये 22 कैरेट का मतलब है कि 91.6% उसके अंदर गोल्ड है। तो यहाँ पे अगर 916 लिखा हो तो आप समझिए कि ये 22 कैरेट गोल्ड है। अगर वहाँ पे लिखा हो 75, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि 75% इसके अंदर गोल्ड है और इसको कहा जाता है 18 कैरेट गोल्ड। लिखा होगा 750 तो आप समझिए कि 18 कैरेट गोल्ड है। अगर लिखा हो 585 तो आप समझिए कि इसके अंदर 58.5% गोल्ड है और इसको कहा जाएगा 14 कैरेट गोल्ड। तो ये 3 स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी गोल्ड के हॉल मार्किंग के लिए फॉलो किया जाता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। आने वाले टाइम में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कहा है कि वो 3 और नई हॉल मार्किंग गोल्ड के लिए लेकर के आएंगे, 20 कैरेट, 23 कैरेट एंड 24 कैरेट। ये जल्दी ही देखा जा सकता है। हॉल मार्किंग से फ़ायदा क्या होगा, गोल्ड हॉल मार्किंग को मैंडेटरी करके फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको फ्रॉड से बचाया जा सकता है। कई दफ़ा उनको नकली प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। उसके अलावा इंडिया कैन बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर गोल्ड। हमारे देश में इतना सारा गोल्ड खरीदा बेचा जाता है बट फिर भी हम एक इंटरनेशनल मार्केट ऑफ गोल्ड की तरह इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं। कारण हमारे यहाँ पे हॉल मार्किंग का लेवल बहुत कम है। खाली 30% ऐसे ज्वेलरी हैं जो हमारे यहाँ पे हॉल मार्क तरीके से बेचे जाते हैं। लेकिन अगर हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी जाए और सारी ज्वेलरी हॉल मार्क्ड हो जाए तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी और इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। दैट इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड मेकिंग गोल्ड हॉल मार्किंग मैंडेटरी। इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about World Day to Combat Desertification and Drought. And this topic is important from our syllabus paper 3 international conventions point of view. It is also important from our syllabus or paper 4 environment point of view. देखिए, आप सबको एक बात पता होगा कि 1992 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ है। उस कन्वेंशन का टेक्निकल नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसी को शॉर्ट में हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। दिस अर्थ समिट इन 1992 वाज कॉल्ड इन रायो डी जेनेरियो ऑफ ब्राज़ील। और इस अर्थ समिट में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन साइन हुए। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था नगोया प्रोटोकॉल। उसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। और तीसरा जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो दुनिया भर में डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन।
आपने अगर कभी इन्वायरमेंट को पढ़ रखा होगा, इन्वायरमेंट का सिलेबस कवर किया होगा, तो आपको पता होगा कि इस अर्थ समिट में एक और कन्वेंशन अग्री किया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब कि आने वाले 21st सेंचुरी में, ये अर्थ समिट तो 1992 में हुआ था, तब तक 21st सेंचुरी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो एजेंडा 21 में कहा गया कि आने वाले 21st सेंचुरी में क्या क्या गोल्स रखे जाएंगे, और इस एजेंडा 21 के अंतर्गत ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन फाइनलाइज किया गया था। तो याद रखना कि UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन वाज फाइनलाइज्ड अंडर एजेंडा 21 ऑफ अर्थ समिट। अगर डेजर्टिफिकेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ए फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। ऐसा क्यों होता है, क्यों फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है? अगर इस लैंड के अंदर, इसके सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कमी होने लगे तो धीरे धीरे यहाँ के फ्लोराज खत्म हो जाते हैं, और फ्लोराज खत्म होंगे तो फौनाज खत्म हो जाएंगे, और ये पूरी तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉइस्चर की कमी, और मॉइस्चर की कमी के पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण होता है रिडक्शन इन रेनफॉल या क्लाइमेट चेंज, या फिर ह्यूमैन मेड एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि पुअर या फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट आर आल्सो रीजन बिहाइंड डेजर्टिफिकेशन। अब अगर इस कन्वेंशन की बात की जाए जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, सो आपको ध्यान से ये बात समझने की इट इज़ द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। दुनिया का पहला और इकलौता अग्रीमेंट है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, दैट वाज फाइनलाइज्ड इन अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। अर्थ समिट के अंदर भी एजेंडा 21 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन था रिगार्डिंग कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जिसमें फिर ये डेजर्ट को कंट्रोल करने की बात की गई है। ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन है, इसको प्रपोज किया गया अर्थ समिट में 1992 में कि चलिए एक कन्वेंशन साइन करते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करते हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो प्रपोजल लाया गया 1992 में, फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 1994 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट था 17 जून 1994, यानी कि आज का दिन। और यही कारण है कि आज का दिन दुनिया भर में मनाया जाता है एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसी कारण से यह आर्टिकल आज अखबार में आया है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं, इससे रिलेटेड हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो चूंकि 17 जून आने वाला था, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आने वाला था, इसी कॉन्टेक्स्ट में 1-2 दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गया यूनाइटेड नेशंस के एक हाई लेवल डायलॉग मीटिंग में ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो 17 जून को आज हम मना रहे हैं कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे। 1-2 दिनों पहले मोदी जी ने एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन के एक हाई लेवल डायलॉग मीटिंग को ऑन डेजर्टिफिकेशन, जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो भी टारगेट रखे गए हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अंडर UNCCD, इंडिया उन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। पिछले 10 सालों में हमने 3 मिलियन हेक्टेयर्स एक्स्ट्रा फॉरेस्ट क्रिएट किए हैं। उसके अलावा हमारा गोल है कि बाय 2030 वी विल रिस्टोर अबाउट 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो लगभग 26 मिलियन जो डेजर्ट बन चुका है, 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो फॉरेस्ट बन चुका है, उसको धीरे धीरे हम लोग डेजर्ट से डेवलप करेंगे इनटू प्लांटेशन फील्ड, जहाँ पे खेती की जा सकती है। देखिए कैसे किया जाता है, डेजर्ट से प्लांटेशन फील्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे ग्रास लगाए जाते हैं पहले, वो ग्रास जो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाएँ, और वो ग्रास फिर धीरे धीरे नीचे से पानी को खींचते हैं, ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर को खींचते हैं, क्योंकि इन ग्रासेस के रूट्स बहुत लंबे होते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है, थोड़ा मॉइस्चर आता है सॉइल में, और फिर मॉइस्चर आने के बाद बाकी सारे जो फ्लोराज हैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी लिया जा रहा है इंडिया के अंदर, और टारगेट रखा गया कि आने वाले 8 सालों में 2030 तक, 8 या 9 सालों में 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो डेजर्ट बन चुका है उसको वापस से हम लोग वहाँ पे फ्लोरास को डेवलप करेंगे, वहाँ पे प्लांटेशन प्रैक्टिस करेंगे। और इससे फिर हमारा गोल जो हमने यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पेरिस क्लाइमेट डील में INDC के अंतर्गत कमिट किया था। आई होप आपको ये सारी बातें पता हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पेरिस क्लाइमेट डील हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसमें इंडिया का एक कमिटमेंट है
कि हम 22.5 से लेकर के 3 बिलियन टन्स तक एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा फॉरेस्ट बनाएंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि ये जो हमारा गोल है 26 मिलियन हेक्टेयर्स एक्स्ट्रा प्लांटेशन फील्ड बनाने का, दैट इज़ इन लाइन विथ आवर कमिटमेंट अंडर पेरिस क्लाइमेट डील टू डेवलप एक्स्ट्रा सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स। अब इसके साथ साथ मोदी जी ने एक और बात कही जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। इस पूरे एड्रेस के दौरान, इस पूरे स्पीच के दौरान मोदी जी ने एक एरिया का जिक्र किया, वो था बन्नी रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर भी जो कच्छ वाला एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है बन्नी रीजन। ये बन्नी पूरी तरह से डेजर्ट बन चुका था, पूरी तरह से डेजर्ट हो चुका था यहाँ, यानी कि डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे पूरी तरह से हो चुका था और यहाँ के फ्लोरास फौनास ख़त्म हो चुके थे। लेकिन अंडर दिस प्रोग्राम इटसेल्फ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, धीरे धीरे यहाँ पे ग्रासेज उगाए गए, फिर बाकी फ्लोराज उगाए गए और आज के टाइम में ये बन्नी रीजन को वापस से ग्रीन बनाया जा चुका है। अ वर्चुअस साइकिल ऑफ गुड सॉइल हेल्थ, इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड, सब कुछ डेवलप किया जा चुका है बन्नी रीजन में, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस स्पीच में। तो मुझे लगता है कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बन्नी रीजन है कहाँ, या ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में क्यों था। तो इससे रिलेटेड हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Deep Ocean Mission and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो करंट न्यूज़ पहले देखते हैं। भारत सरकार ने अब अप्रूवल दे दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीप ओशन मिशन को। ये डीप ओशन मिशन काफ़ी सालों से न्यूज़ में था, लेकिन अब जाकर के फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया है। ये डीप ओशन मिशन सरकार 5 साल तक चलाएगी, 2021 से 2026 तक, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिस मिशन विल बी रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। डीप ओशन मिशन में होगा क्या, नाम से जैसा आपको पता चल रहा है कि ओशन के सरफेस से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाले जाएंगे। ओशन का जो सरफेस होता है वो कई सारे मिनरल्स में रिच होता है, जैसे मैग्नीज, सिलिकॉन, कोबाल्ट, इसमें रिच होता है। तो वहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाले जाएंगे। तो पहला काम तो ये होगा डीप ओशन मिशन में। उसके अलावा देयर विल बी एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ओशन इकोसिस्टम, और ओशन के अंदर क्या क्या और रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। तो डीप ओशन मिशन जो भारत सरकार अब इंप्लीमेंट करने जा रही है, इसके मेनली 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि ओशन कोस्ट के अराउंड हम लोग डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे विथ हेल्प ऑफ टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ, कैसे टाइड्स के कारण सरफेस का लेवल ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हाई टाइड, लो टाइड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। तो ओशन का पानी जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा बिकॉज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड, तो फिर उसके साथ यहाँ पे एक इस तरह का वाल्व लगा दिया जाता है। वो वाल्व भी ऊपर नीचे करेगा ओशन के पानी के साथ, और इसके मदद से फिर ये जो टाइडल एनर्जी की मदद से ये जो वाल्व ऊपर नीचे करेगा, उसकी मदद से फिर पानी को पंप किया जाएगा यहाँ कोस्टल एरिया में। और यहाँ पे इस तरह का एक रिवर्स ओस्मोसिस प्लांट लगा रहेगा जो इस पानी को फिल्टर करके डिसैलिनेट करके टैंक में जमा करेगा, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बाकी हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, क्योंकि सीधा सीधा तो हम ओशन का पानी इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो पहला कंपोनेंट तो ये है, ओशन का पानी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सॉल्ट कंटेंट कहीं ज़्यादा होते हैं। तो उसको डिसैलिनेट करके थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस हम इस्तेमाल करेंगे। तो डीप ओशन मिशन का पहला कंपोनेंट तो ये है कि हमारे इंडिया के कोस्ट के अलॉन्ग कुछ डिसैलिनेशन प्लांट लगाए जाएंगे विथ हेल्प ऑफ टाइडल एनर्जी। जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये है कि डीप सबमर्सिबल व्हीकल इस तरह के भेजे जाएंगे। एक तो शिप इस तरह का रखा जाएगा, इस शिप से इंटीग्रेटेड एक सबमर्सिबल व्हीकल नीचे जमीन पे भेजा जाएगा। इस व्हीकल के साथ अटैच्ड होगा एक ग्राउंड क्रशर। ये क्रशर क्या करेगा कि नीचे का जो ओशन का जो सरफेस है उसको क्रश करके वहाँ से मॉड्यूल्स निकालेगा, ग्रैनुलर फॉर्म में, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में मॉड्यूल्स निकालेगा, नोड्यूल्स, और उसको इस पाइप के थ्रू भेजा जाएगा इस शिप के ऊपर। और धीरे धीरे फिर अर्थ ओशन के सरफेस से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाल करके हम इकट्ठा करते जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 6,000 मीटर तक की डेप्थ तक ये सबमर्सिबल व्हीकल काम करेगा। तो इट्स क्वाइट अ ह्यूज डेप्थ। और ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाले जाएंगे, नाम से आप समझ रहे हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, मतलब कई सारे मेटल्स एक साथ मिलते हैं हमें यहाँ पे, जिन इस कारण से यहाँ के रॉक को हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाले जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ये देखिए, ये है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन जहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाले जाएंगे, CIOB, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन।
तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर, इंडिया को तो आज़ादी है या इंडिया को तो परमिशन है कि वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बस अपने EEZ से निकाल सकता है, ये तो आप जानते होंगे। देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ, मैंने भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा रखा है, इंटरनेशनल लॉ नोन एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, साइंड इन और फाइनलाइज्ड इन 1982। उसके हिसाब से ओशन वाटर का कैटेगराइजेशन किया गया है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, इट इज़ एज गुड एज योर ओन लैंड। फिर और 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटीगुअस जोन, और कोस्ट से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक कहा जाता है EEZ, जहां तक एक कंट्री को परमिशन है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बाकी रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन इंडिया प्लान कर रहा है इधर से 200 नॉटिकल माइल से आगे डीप सी से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने का। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो फिर UNCLOs का वायलेशन हो जाएगा, ये डीप ओशन मिशन विल बी वायलेटिंग दिस UNCLOs, तो हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू डू इट? क्या कोई इंटरनेशनल अड़चने नहीं आएंगी, क्या कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इसके बीच में नहीं आएगा? तो समझिए इंडिया कैसे ये प्लानिंग कर रहा है डीप ओशन मिशन। इंडिया ने बहुत पहले का एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ। तो क्या है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, वो भी समझिए। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। इसी कानून के हिसाब से एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है जमाइका में। इसका काम है कंट्रीज को परमिशन देना, स्पेशल परमिशन देना। अगर किसी कंट्री को इस हाई सी एरिया से, अगर मान लीजिए डीप सी बेड से अगर कुछ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कंट्री इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से स्पेशल परमिशन मांग सकती है, और अगर परमिशन मिल जाए तो फिर वो कंट्री हाई सी एरिया से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स डीप सी बेड से निकाल सकती है। और इंडिया ने स्पेशल परमिशन लिया इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से। इनफैक्ट इंडिया पहला ऐसा देश बना है जिसने 1987 में ही इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को एक टैग दिया था पायोनियर इन्वेस्टर का। पायोनियर इन्वेस्टर मतलब इंडियन ओशन वाले एरिया में इंडिया को अप्रूवल मिला था कि वो जाकर के वहाँ के लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाल सकता है। लेकिन फिर इंडिया ने सर्वे किया, समझा, पढ़ा, और फिर इंडिया ने कहा कि सर हमें 1.5 लाख एरिया नहीं चाहिए, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर नहीं चाहिए, हमें बस 75,000 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो खाली जितना हमें परमिशन मिला था उसका 50% अपने पास रखा है, 50% हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जो 50% रिच एरिया था जहाँ पे, वहाँ पे हमें अप्रूवल मिला है। अब मुद्दा ये है कि ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हम निकालेंगे ना, और यहाँ से जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मिलेगा उसको हमें पूरे दुनिया के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि हमारा इकलौता खुद का वाटर बॉडी या डीप सी मिशन नहीं है, ये दुनिया का ग्लोबल कॉमन प्लेस है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होगी उसको हमें पूरे दुनिया के साथ शेयर करना होगा। तो ये सब चीज़ इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया को पायोनियर इन्वेस्टर का टैग मिला था ISA के अंतर्गत। अभी इस डीप सी मिशन से फ़ायदे क्या क्या होंगे? तो डीप सी मिशन से होगा क्या कि इंडिया जो है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकाल सकता है, और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की ओवरऑल कंटेंट बहुत ज़्यादा है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। माना जाता है कि लगभग 380 मिलियन टन से भी ज़्यादा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब अलग अलग तरह के मेटल नोड्यूल्स, जैसे कि इसमें माना जा रहा है कि 4.7 मिलियन टन्स ऑफ निकल है, 4.29 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर है, 0.55 मिलियन टन्स ऑफ कोबाल्ट है, 92 मिलियन टन्स मैग्नीज है। तो इतने सारे मेटल्स हैं यहाँ पे। अगर इसका 10% भी इंडिया को मिल गया तो हमारे आने वाले 100 सालों तक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और इसी कारण से इंडिया ये डीप सी मिशन चला रहा है। तो डीप सी मिशन के दो ही कंपोनेंट हैं, डीसैलिनेशन प्लांट और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो निकालेंगे हम, उसका कुछ एक पार्ट हमें इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा फॉर रिसर्च पर्पसेस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about maritime history museum. This topic is important from prelims exam point of view. मुझे नहीं लगता, हो सकता है मेंस में आप हिस्ट्री में इस्तेमाल कर लें इनडायरेक्टली, लेकिन सीधा सीधा सवाल यहाँ से नहीं आएगा. क्या न्यूज़ है? भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाएंगे एट लोथल इन गुजरात. ये जो म्यूजियम होगा, इट विल बी अ प्लेस फॉर रिसर्च ऑफ
आर्कियोलॉजिकल बोट बिल्डिंग, मतलब पुराने ज़माने में किस तरह से लोग बोट बनाए करते थे उसकी रिसर्च की जाएगी इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम में जो लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लेकर के आ रही है इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो अगर सवाल पूछ ले कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कंफ्यूज मत हो जाना, मत मार देना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मेन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इनफैक्ट ध्यान रखना म्यूजियम वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होगा वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही लेकर के आएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर लोथल ही क्यों, क्या खासियत है इस लोथल जगह में गुजरात के। तो देखिए लोथल एक एंशिएंट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें से एक लोथल था। और लोथल की खासियत ये है कि यह उस टाइम में इंडस वैली वाले लोगों के लिए उनका पोर्ट का काम किया करता था। इट वॉज अ डॉक फॉर इंडस वैली पीपल। This Lothal city was discovered in 1954 by Archaeological Survey of India। पाया गया कि यहाँ पे एक प्रॉपर इरिगेशन टैंक था। इट वॉज यूज्ड एज अ डॉक इन एंशिएंट टाइम। और इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए भारत सरकार ने यूनेस्को में अप्लाई किया है कि लोथल को यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिल जाए, लेकिन अभी तक ये प्रपोजल अप्रूव नहीं हो पाया है। In our segment, most probable important topics for upcoming UPSC prelims, today we will cover topic number 316 to 320. Topic number 316 is about National Defence Fund. It was set up to take charge of voluntary donations in cash and kind received for promotion of the national defence efforts and to decide their utilization. The fund is used for the welfare of the members of the armed forces, including paramilitary forces. The fund is administered by the Executive Committee with Prime Minister as its chairman, with Defence and Finance and Home Ministers as its member. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 317 is about One Stop Center. So it is being implemented by the Ministry of Women and Child Development, formulated as a centrally sponsored scheme for setting up One Stop Center for women in distress. तो इसमें होगा क्या कि जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं विमेन के लिए सबको एक सेंटर पर चलाया जाएगा। उस सेंटर का नाम होगा वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन। और ये जो वन स्टॉप सेंटर होगा इसको इस सेंटर का नाम दिया जाएगा सखी सेंटर। और इस वन स्टॉप सेंटर को फंड दिया जाएगा फ्रॉम निर्भया फंड, दैट वाज ए स्पेशल फंड एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन हु आर अंडर डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ वायलेंस। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर दिस स्कीम। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 317। टॉपिक नंबर 318 इज अबाउट प्रोजेक्ट श्योर। तो श्योर प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। इट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ आवर कंट्री टू प्रमोट फैशंस दैट आर इन्वायरमेंट क्लीन। तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को फॉलो करते हुए फैशन को प्रमोट किया जाए, यही पर्पस है प्रोजेक्ट श्योर का, जो हमारे देश के टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री मिलकर के ला रही है इन कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन topic number 318. Topic number 319 is about Nagorno-Karabakh region. It was recently in news because it was conflicted between Armenia and Azerbaijan. So Armenia or Azerbaijan finally agreed on a deal with respect to Nagorno-Karabakh region after Russia mediated in the conflict. तो हो सकता है कि ये एरिया से रिलेटेड मैपिंग से आपसे सवाल पूछ ले, क्योंकि नगोर्नो काराबाख इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये मैपिंग एक बार ध्यान से देख लेना, इसके बेसिस पर हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and submit the answer in the comment section. Topic number 320 is about Unnati program. It is a capacity building program on nano satellite development. It is an initiative by ISRO to commemorate 50th anniversary of the first United Nations conference on exploration and peaceful use of outer space. The program provides opportunities to the participating developing countries to strengthen in assembling, integrating and testing of nano satellite. Please attempt this question based on topic number 320. This is the answer of question number 311 to 315 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which country has maximum time zones? The answer will be France, option D. Rare earth minerals, they are available in very less amount, that is why known as rare earth minerals? No, they are available in abundance but their extraction is very difficult, that is why they are known as rare earth minerals. China is world leader in production of rare earth minerals, absolutely correct. So the correct answer is option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.